गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लासेस हैं एक्चुअली मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ ताकि आप कभी भी फ्री होकर इस क्लासेस को आप देख सकें और स्टडी कर सकें। तो जैसा कि अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में स्टडी कर लिया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं। और आई होप आप सभी लोगों ने उसका नोट्स बना लिया होगा और अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। तो चलिए आज अपना सॉलिड स्टेट का 4th लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है लैटिस पैरामीटर ऑफ यूनिट लैटिस। अगर हम लैटिस पैरामीटर ऑफ यूनिट लैटिस की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग डायग्राम भी यहाँ आप देख रहे हो कि इस डायग्राम में लिखा भी है कि ए यूनिट सेल is characterized by the edge length ABC along the 3 axes of the unit cell, the angle alpha beta gamma between the pair of edge BC, CA and AB respectively। जो यूनिट सेल होता है वो कैरेक्टराइज्ड होता है बाई एज लेंथ और बॉन्ड एंगल के बेस पे। तो एज लेंथ होता है ABC, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। जो एज लेंथ है वो आपका क्या है, ABC। जो ये एज लेंथ है वो A होगा, और दूसरा कौन सा होगा, B होगा, और तीसरा कौन सा होगा, C होगा। तो एज लेंथ जो होता है वो ABC। यहाँ पर डायग्राम में अगर सही से देखा जाए तो एज लेंथ देखो, ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है। तो एज लेंथ है ABC। और जो एंगल होगा, जो बॉन्ड एंगल होगा, C के सामने होगा गामा, B के सामने होगा बीटा, और A के सामने होगा अल्फ़ा। तो इनके कहने का मतलब है कि जो लैटिस पैरामीटर ऑफ यूनिट लैटिस होता है, एक ऐसा यूनिट सेल है जो कैरेक्टराइज्ड होता है बाय एज लेंथ ABC, जिसमें 3 एक्सिस होते हैं और 3 यहाँ पर क्या होंगे, एक एंगल्स होगा अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि कौन सा एंगल और कौन सा लेंथ पे अल्फ़ा होगा, कौन से लेंथ पे बीटा होगा, और कौन से लेंथ पे गामा होगा। तो अगर डायग्राम को बहुत अच्छे से अगर हम लोग क्लियर करें तो ये डायग्राम मान लो कुछ इस तरीके से अपना स्टडी करेगा। तो यहाँ पर डायग्राम कैसे स्टडी करेंगे, ये आपका जेड एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम दे दिया। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम दे दिया है, तो मतलब आप यहाँ पे इस डायग्राम से भी आप देख सकते हो जो मैंने पहले से बना रखा है। इसमें ए बी के मतलब ए एज के सामने कौन सा एंगल होगा, अल्फ़ा होगा। बी एज के सामने कौन सा एंगल होगा, बीटा होगा। और सी एज के सामने कौन सा एंगल होगा, गामा होगा। बात समझे? तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया कि एज लेंथ और बॉन्ड एंगल कैसे हम लोग निकालते हैं और कैसे हम यहाँ बताते हैं। तो एज लेंथ 3 हो गए ABC, और बॉन्ड एंगल हो गया अल्फ़ा बीटा गामा। A के सामने अल्फ़ा, B के सामने बीटा, और C के सामने गामा। आप डायग्राम में भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे अगर आते हैं तो द 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिसको हम लोग ब्रेविस लैटिस के नाम से जाना जाता है, द 7 क्रिस्टल सिस्टम। अगर द 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करें, जिसको ब्रेविस लैटिस जाना जाता है, क्या होता है इसको हम समझ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पैरामीटर वेरियस क्रिस्टल आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम इज नोन एज ब्रेविस लैटिस। मतलब लैटिस पैरामीटर के बेसिस पे लैटिस पैरामीटर क्या होता है, जिसमें एज लेंथ एक्सिस ABC और बॉन्ड एंगल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा। कोई आपसे पूछे कि लैटिस पैरामीटर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लैटिस पैरामीटर का मतलब होता है एक ऐसा यूनिट सेल्स जिसमें जो एज लेंथ होता है वो ABC, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो अल्फ़ा बीटा गामा होता है। इसके बेसिस पे जो हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, क्या एंगल होगा, क्या लेंथ होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सर द लैटिस पैरामीटर। तो लैटिस पैरामीटर का मतलब होता है एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें बॉन्ड लेंथ ABC और एंगल अल्फ़ा बीटा गामा होता है, और जिसमें हम बता ये करते हैं कि एक्सिस किसके बराबर होगा और बॉन्ड एंगल इसका कितना होगा, उसको हम लोग लैटिस पैरामीटर के नाम से जाना जाता है।
तो लैटिस पैरामीटर के बेसिस पे 7 तरह के क्रिस्टल होते हैं जिसको हम लोग ब्रेविस लैटिस बोला जाता है। अब 7 तरह के क्रिस्टल, जैसे कौन कौन से 7 तरह के क्रिस्टल हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं, तो चलिए आते हैं, हम दिखाते हैं आपको 7 तरह के क्रिस्टल। पहला आप देख भी रहे हैं कि जो सबसे पहला जो फर्स्ट क्रिस्टल है जिसका नाम है क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब आप शायद समझ गए होंगे, जिसमें तीनों लेंथ आपस में बराबर होते हैं, A=B=C। मतलब जो क्यूबिक होता है उस क्यूबिक में अगर हम लोग बात करें तो जो एज लेंथ होता है ABC, ये आपस में तीनों के तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, जिनका एंगल होता है 90 डिग्री। हर एक लेंथ पे उनका एंगल होगा 90 डिग्री, हर एक लेंथ पे होगा एंगल 90 डिग्री। इसको हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। आगे समझ में? तो क्यूबिक कोई पूछेगा कि क्या है, तो आप कहेंगे क्यूबिक में सर तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं और जिनका एंगल होता है 90 डिग्री। और अगर क्यूबिक के एक साइड को चेंज कर दिया जाए, अगर क्यूबिक के एक साइड को चेंज कर दिया जाए तो वो आपका बन जाता है टेट्रागोनल। अगर एक साइड अगर आप चेंज कर देते हैं क्यूबिक का तो वो बन जाता है टेट्रागोनल। तो अगर आप एक साइड चेंज करोगे तो A=B तो होगा, लेकिन B=, क्या होगा, C होगा। मतलब 2 साइड आपस में बराबर होंगे लेकिन तीसरा साइड आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि टेट्रागोनल का मतलब ही हुआ कि तीनों में से किसी एक साइड को आपने चेंज कर दिया है। तो A=B=C। आगे समझ में? तो एक साइड जो होगा, एक साइड का लेंथ डिफरेंट होगा, आगे समझ में, लेकिन एंगल तीनों का 90 डिग्री होगा। अल्फा बीटा गामा ये तीनों 90 डिग्री होंगे। आगे समझ में? अब टेट्रागोनल में अगर आप क्या करते हैं कि टेट्रागोनल में लेंथ ऑफ अनदर साइड इज चेंज, मतलब अदर साइड भी आप चेंज कर देते हैं। क्यूबिक का एक साइड चेंज किया तो टेट्रागोनल आया, टेट्रागोनल का एक साइड चेंज कर दिया तो क्या आ जाएगा, आर्थोम्बिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आर्थोम्बिक। तो आपने कितने साइड चेंज कर दिए, तो आपको पता चल गया कि आपने दोनों साइड चेंज कर दिए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, जब दोनों साइड चेंज कर दिया तो A=B, B=C। देखिए क्यूबिक में तीनों साइड बराबर थे, अब तीनों साइड जब आपस में बराबर थे तो एक साइड चेंज कर दिया तो टेट्रागोनल आ गया, और टेट्रागोनल का भी एक साइड चेंज कर दिया तो तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, आर्थोम्बिक बोलेंगे। तो 3 साइड्स आर ऑफ द डिफरेंट लेंथ्स, लेकिन एंगल सबका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आगे समझ में? उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आर्थोम्बिक। क्या बोलते हैं, सिंपल सा, आर्थोम्बिक। अब आर्थोम्बिक में आप क्या करेंगे कि 1 एंगल चेंज कर दीजिए। मतलब अभी तक क्या किया आपने, साइड चेंज किया। क्यूबिक में सारे साइड आपस में बराबर होते हैं, तो अगर एक साइड चेंज कर दोगे तो टेट्रागोनल आ जाएगा, टेट्रागोनल का फिर एक साइड चेंज कर दो तो आर्थोम्बिक आ जाएगा, और आर्थोम्बिक का एक एंगल चेंज कर दोगे तो मोनोक्लिनिक आ जाएगा। देखो मोनोक्लिनिक इस तरीके से दिखता है। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि सारे लेंथ डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आर्थोम्बिक में जब सारे लेंथ डिफरेंट है तो मोनोक्लिनिक में भी सारे लेंथ डिफरेंट होंगे। बस अंतर क्या है आर्थोम्बिक और मोनोक्लिनिक में, आर्थोम्बिक में सारा एंगल 90 डिग्री है, लेकिन मोनोक्लिनिक में सारा एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। अल्फा=गामा= 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। आ गया? उसको हम लोग बेटा मोनोक्लिनिक बोला जाता है। अब मोनोक्लिनिक में अगर आप फर्दर 2 एंगल चेंज कर देते हैं, मतलब अभी तक आर्थोम्बिक में आप क्या कर देते थे, आर्थोम्बिक में सारा एंगल 90 डिग्री होता था, तो उसको मोनोक्लिनिक में बदलने के लिए एक एंगल चेंज कर देते थे। अब मोनोक्लिनिक को ट्राइक्लिनिक में बदलना है तो दोनों एंगल चेंज कर दो। मतलब क्या, अल्फा बीटा गामा इन सब का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। आगे समझ में? अल्फा=, बीटा=, गामा=90 डिग्री, और तीनों के तीनों साइड आपस में क्या होंगे, नॉन इक्वल होंगे। तो ये हो गया। तो मैंने आपको कैसे कन्वर्जन पढ़ाया, क्यूबिक से टेट्रागोनल। कोई बोलेगा क्यूबिक क्या है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। क्यूबिक क्या है, तो क्यूबिक का मतलब होता है जिसमें तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, तीनों का एंगल 90 डिग्री होता है। आ गया? टेट्रागोनल क्या होता है, आप एक साइड बराबर ना करो, एक साइड चेंज कर दो, मतलब A=B तो होगा लेकिन B=C होगा, और एंगल सबका 90 डिग्री होगा। आर्थोम्बिक क्या होगा, एक साइड फिर चेंज कर दो टेट्रागोनल का, तो मतलब क्या, तीनों साइड बराबर नहीं होंगे, A=B C, और सबका एंगल 90 डिग्री होगा। आर्थोम्बिक को आपको मोनोक्लिनिक बदलना है,
तो ऑर्थोम्बिक को मोनोक्लिनिक में कैसे बदलो कि एक एंगल चेंज कर दो, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा, मतलब कि सारे एंगल सारे एज लेंथ बराबर नहीं होंगे, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, लेकिन एक एंगल बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्थोम्बिक को मोनोक्लिनिक में बदलना है तो एंगल चेंज कर दो, मोनोक्लिनिक को ट्राइक्लिनिक बोलना है तो दोनों एंगल चेंज कर दो, मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा 90 डिग्री आगे असल में। तो इस तरीके से कन्वर्जन हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये उठा कि टेट्रागोनल को आपने चेंज कर लिया, क्यूबिक को ट्राइगोनल में चेंज करना है। आप यहाँ देख सकते हैं क्यूबिक को किस में चेंज करना है बेटा, ट्राइगोनल में चेंज करना है। तो क्यूबिक को अगर ट्राइगोनल में अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे कि क्यूबिक में सारे लेंथ आपस में बराबर होते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, आप उसको वैसे चेंज कर दीजिए, उसको वैसे रहने दीजिए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बस आप एक एंगल चेंज कर दीजिए, अल्फा इक्वल टू बीटा बट बीटा नॉट इक्वल टू गामा, क्योंकि गामा का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। मतलब क्या करना है, जो थर्ड एंगल है उसको चेंज कर दीजिए। थर्ड एंगल कौन है, गामा, तो गामा 90 डिग्री नहीं करिए, तो ऐसे चेंज कर देंगे आप ट्राइगोनल में, ठीक है। तो कन्वर्जन कैसे पढ़ा, क्यूबिक से टेट्रागोनल, टेट्रागोनल से ऑर्थोम्बिक, ऑर्थोम्बिक से मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक से ट्राइक्लिनिक, और क्यूबिक से टेट्रागोनल भी बना सकते हैं, क्यूबिक से ट्राइगोनल भी बना सकते हैं। कोई बोलेगा क्यूबिक से टेट्रागोनल कैसे बनाओगे, कह देना साइड चेंज कर दीजिए किसी एक का। कोई बोलेगा क्यूबिक से ट्राइगोनल कैसे बनाओगे, कह दो एंगल चेंज कर दे किसी एक का। इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आगे समझ। और जो सातवां है ये किसी से कन्वर्जन तो नहीं है लेकिन अलग से है, जिसका नाम है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या होता है, ए इक्वल टू बी होगा लेकिन एक साइड बराबर नहीं होगा, तीसरा साइड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा लेकिन गामा 120 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हेक्सागोनल की बात करते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी टॉपिक को एक टेबल के बेस पे पढ़ा देता हूँ कि टेबल के हिसाब से इस टॉपिक को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो टेबल आप यहाँ पे देख लीजिए सब लोग बेटा, ठीक है। टेबल, ये टेबल बड़ा काम आएगा आपको। क्यूबिक, एज लेंथ, क्यूबिक एज लेंथ क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एंगल क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री होंगे। और ये कौन सा यूनिट सेल फाउंड होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। मतलब यूनिट सेल कौन कौन सा फाइंड होगा इसमें, प्रिमिटिव भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है। मतलब ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों हो सकते हैं क्यूबिक। आ गया एग्जाम्पल, NaCl, जिंक ब्लेंडेड और कॉपर, ये एग्जाम्पल है जो सिंपल क्यूबिक रखते हैं। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल क्या होता है, जहाँ पे दो साइड आपस में बराबर होंगे, तीसरा साइड आपस में बराबर नहीं होगा, लेकिन एंगल सब के सब 90 डिग्री होंगे। यूनिट सेल कौन कौन रखेगा, प्रिमिटिव रखेगा, प्रिमिटिव का मतलब सिंपल क्यूबिक रखेगा, और बॉडी सेंटर रखेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आर्थोम्बिक और रोम्बिक। आर्थोम्बिक बोलिए या रोम्बिक बोलिए, आर्थोम्बिक का मतलब क्या, तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगे लेकिन एंगल तीनों का बराबर होगा। और कौन सा सेल रखेगा, प्रिमिटिव रखेगा, बॉडी रखेगा, फेस रखेगा, एंड रखेगा, ठीक है। मोनोक्लिनिक, तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगे, दो साइड 90 डिग्री होगा, अब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगी, मतलब एक साइड बराबर नहीं होगा, यह आपका प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड होगा। हेक्सागोनल, दो साइड आपस में बराबर होंगे, तीसरा साइड बराबर नहीं होगा, और दो साइड का एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, गामा 120 डिग्री होगा, और ये सिर्फ प्रिमिटिव रखते हैं। रोम ट्राइगोनल, ट्राइगोनल आपको पता भी मैंने पढ़ाया था, तीनों साइड बराबर होंगे, दो एंगल बराबर होगा, तीसरा एंगल बराबर नहीं होगा, ये प्रिमिटिव रखते हैं। ट्राइक्लिनिक, तीनों साइड बराबर नहीं होंगे और तीनों एंगल बराबर नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर दें और ऐसे टॉपिक को हम लोगों ने समझ भी लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट आज के जो टॉपिक है वो कन्वर्जन, इस कन्वर्जन को देख लेंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा अच्छे से। कन्वर्जन इम्पॉर्टेंट भी है, तो सबसे पहला कन्वर्जन मैंने पढ़ा भी दिया, दोबारा देख सकते हैं। क्यूबिक को टेट्रागोनल में बदलना है तो क्या करना है, पहले बताइए क्यूबिक होता क्या, तीनों साइड आपस में बराबर होंगे, तीनों लेंथ आपस में बराबर होंगे। क्यूबिक को टेट्रागोनल में बदलना है तो एक साइड बराबर ना करो, चेंज कर दो, और एंगल तीनों बराबर होंगे। क्यूबिक को ट्राइगोनल में बदलना है तो तीनों साइड को वैसे ही छोड़ दो, उसका एक एंगल चेंज कर दो। क्यूबिक को टेट्रागोनल में बदलना है तो साइड चेंज कर दो, क्यूबिक को ट्राइगोनल में बदलना है तो एंगल चेंज कर दो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये टेबल आप अपनी कॉपी में ज़रूर बना लेंगे, ये टेबल, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा, और ये टेबल के बेसिस पे भी आप इसको समझ सकते हैं। और नीचे मैंने ये शॉर्टकट लिखा हुआ है, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर आर्थोम्बिक, R फॉर रोम्बिक,
ऐसे मैंने बनाया हुआ है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, और कौन सा क्या एग्जाम्पल रखता है ये दिमाग में बैठा रहेंगे। चलिए, तो आई होप आप सब लोगों को ब्रेविस लैटिस समझ में आ गया होगा। ब्रेविस लैटिस होता क्या है कि पैरामीटर यूनिट सेल के हिसाब से 7 तरीके के हम लोग सेल्स पढ़ते हैं, यूनिट सेल्स, जिसको अलग अलग तरीके से स्टडी किया जाता है। और पैरामीटर लैटिस क्या होता है कि जिसमें हम लोग अलग अलग बॉन्ड लेंथ और उसके एंगल के बेसिस पे उसको क्लासीफाइड करते हैं उस स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम लोग बात करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितने स्पेयर टच करते हैं उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मतलब इसको अगर डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ा जाए, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स अराउंड ए स्पेसिफिक पार्टिकल इन ए गिवन क्रिस्टलाइन सबस्टेंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। एक स्पेसिफिक पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल को आप सिलेक्ट कर लीजिए और उस जिस पार्टिकल को आपने सिलेक्ट किया है उससे टच जितने भी पार्टिकल्स करेंगे उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप मूवी देखने गए हैं, और मूवी जब आप देखने गए तो जिस सीट पे आप बैठे हो, ठीक है, जिस सीट पे आप बैठे हो आपके चारों तरफ कितने लोग बैठे होंगे? आपके चारों तरफ मतलब एक लेफ्ट बैठा होगा, एक राइट बैठा होगा, एक पीछे बैठा होगा और एक आगे बैठा होगा। तो बताइए आपको लेकर, मतलब आपके हिसाब से, आप एक स्पेसिफिक पार्टिकल हैं तो आपके हिसाब से आपको कितने लोग टच कर रहे हैं? लेफ्ट वाला टच किया, राइट वाला टच किया, बैक वाला टच किया, आगे वाला टच किया, तो कितने लोग टच किए? 4 लोग टच किए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। मतलब स्पेसिफिक पार्टिकल को सिलेक्ट कर लो और उस स्पेसिफिक पार्टिकल को जितने पार्टिकल्स टच करेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई श्यामलाल है, वो श्यामलाल किसी क्राउडेड एरिया में गया है, भीड़ भाड़ इलाके में गया है। तो जब भीड़ भाड़ इलाके में गया है तो श्यामलाल को देखो कितने लोग टच कर रहे हैं। एक ये टच किया, 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 तो कितने लोग टच किए? 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि स्पेसिफिक पार्टिकल को सिलेक्ट करो और उस स्पेसिफिक पार्टिकल को जितने पार्टिकल टच करेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होगा। तो यहाँ समझाया भी है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स अराउंड ए स्पेसिफिक पार्टिकल इन ए गिवन क्रिस्टलाइन सबस्टेंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द क्रिस्टलाइन सबस्टेंस। जैसे मान लो यहाँ पर स्पेसिफिक पार्टिकल, ये रेड वाला आप देख रहे हो, ये एक स्पेसिफिक पार्टिकल है। तो बताओ कितने इसके स्पेयर को टच किए? 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। उसी तरीके से एक स्पेसिफिक पार्टिकल बीच में है तो कितने स्पेयर टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। उसी तरीके से एक स्पेसिफिक पार्टिकल बीच में है, इसको कितने स्पेयर टच किए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। ये दो स्पेयर इसको टच कर रहे हैं, ये दो स्पेयर इसको टच कर रहे हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। अब उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल मैं आप सबको समझा सकता हूँ। वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, मान लो कि एक A पार्टिकल्स है, एक B पार्टिकल्स है और एक इसी तरीके से C पार्टिकल्स है और इसी तरीके से एक D पार्टिकल्स है। आगे समझ में? तो स्पेयर मैं टच करा देता हूँ इस तरीके से, तो आप लोग को बताना है कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। चलिए बताइए A का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? बताइए A में कितने स्पेयर टच किए? 1 2 3 4, तो A का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बताइए बेटा B को कितने टच किए? B यही है, तो क्या हो गया? B को कितने टच कर रहे हैं? 1 मिनट, B को कितने टच किए? 1 2 3, कितने टच किए? 1 2 3 और एक कितने बेटा? 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर B का भी हो जाएगा 4। अच्छा, C को कितने टच किए बेटा? 1 2
सी को कितने टच किए बेटा, 1 2 और कितने 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे समझ में। तो इस तरीके से हम लोग इसको, अच्छा सी का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 ही टच किए ना बेटा, 1 और 2, ठीक है। और डी का तो वही, डी का अगर हम लोग देखें तो डी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, कितने टच किए, डी को कितने टच कर रहे हैं बेटा, 1 और 2, ये भी टचिंग पार्ट है तो 2 होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। चलिए इस डायग्राम के हिसाब से समझा दीजिए, इस वाले डायग्राम के हिसाब से। तो चलिए बताइए, ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, ए को कितने टच किए, 1 2 3 और 4, तो 4 हो गया। बी को कितने टच किए बेटा, 1 2 और 3, तो ये बी को टच किए, 3 हुआ। सी को कितने टच किए, सी को अगर टच करें तो 1 2 ही टच किए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। डी का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा, एक ही तो टच किया सिर्फ ए वाला, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि स्पेसिफिक पार्टिकल से जितने भी पार्टिकल टच करेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मान लो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग देंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है बेटा। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप बता सकते हैं कितना होगा, 1 2 3, कितना हो गया बेटा यहाँ पे 3। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन, अगर मान लो ऐसा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसका भी जवाब बता सकते हैं आप। चलिए सोच के बताइएगा। ठीक बेटा, आपसे मैं पूछूंगी कि ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कितने पे टच किए, 1 2 3 4 5, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। एक स्पेसिफिक पार्टिकल को लेकर जितना भी पार्टिकल्स उस पार्टिकल को टच करेंगे उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो आई होप ये पॉइंट आप सब लोग को अभी तक समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसको कैसे समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे समझते हैं, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग एफिशिएंसी को बहुत अच्छे से समझेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, इसके बारे में कैसे समझते हैं, ठीक है। तो एक बार पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोग समझ लेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है और कैसे इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अभी आज के लिए ये रखते हैं, टॉपिक को थोड़ा सा स्लो करके धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसके बाद कंटिन्यूस स्पीड बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे ताकि और अच्छे से क्लासेस समझ सके। ओके, थैंक यू बेटा।